सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी इकोलॉजी एंड जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू रखते हुए आज अपना कौन सा है, ये सेकंड नंबर का लेक्चर है। फर्स्ट जो आपका लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट अपन ने इकोलॉजी को देख ली थी और आज अपन क्या देख लेंगे, कंप्लीट एक ही वीडियो में एनवायरनमेंट को देख लेंगे। मतलब जो आपकी मतलब साइंस जो आपका बेच चल रहा था लैब असिस्टेंट का, उसके अंदर जो आपकी जो बायोलॉजी थी, इस बायोलॉजी के अंदर जो आपकी जूलॉजी थी उसको कवर कर चुके हैं। जो आपकी बॉटनी थी, इस बॉटनी के अंदर भी ये वाला चैप्टर आपका आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो आपकी जूलॉजी है उसके अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन वाला बचा है एंड ये जो आपकी बॉटनी है, इस बॉटनी में भी लास्ट एंड फाइनल एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला बचा है, मतलब एलियन प्लांट किंगडम वाला है। ये वाला एक मात्र टॉपिक बचा है। तो ओवरऑल ओनली फॉर आपके दो चैप्टर बचे और ये दोनों के दोनों कंप्लीट रूप से क्या है, थ्योरी वाले हैं, जो आपको एनसीईआरटी के अंदर से भी इनको क्या करना पड़ेगा, खुद से कवर करना पड़ेगा। मतलब ये दो चैप्टर आपको खुद से कवर करने होंगे। आज अपना क्या हो जाता है, जो कंप्लीट जो आपका लैब असिस्टेंट का कोर्स है, ये एक तरीके से मान लीजिए आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां तक अपन ने सारी चीजें पढ़ ली है, सिर्फ दो आपके जो टॉपिक है, एक जूलॉजी के अंदर एक बॉटनी के अंदर, ये दोनों बाकी है। इनको भी आगे अपन क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। मतलब फिर आपका क्या हो जाएगा, लैब असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज अपन बात कर लेते हैं जो आपका एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसमें कहानी स्टार्ट करते हैं अपन पोल्यूशन से। आखिरकार पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन पढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन पे टैप करोगे तो आपको दो चैनल देखने को मिलेंगे। ये अपना मेन चैनल है, इसके अलावा अपना एक चैनल और है, उस चैनल को भी जल्दी से आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं अपन पोल्यूशन से कि आखिरकार पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन की बात करें तो जो आपका पोल्यूशन है, पोल्यूशन क्या है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, इस वातावरण के अंदर क्या प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है एंड आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, ये प्रेजेंट है। यदि इनकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का मतलब क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है, वो चेंजिंग ही आपकी क्या कहलाती है, पोल्यूशन कहलाती है। मतलब यदि ये पोल्यूशन हवा के अंदर, मतलब हवा की गुणवत्ता क्वालिटी में यदि किसी तरह प्रकार की कोई भी मतलब चेंजिंग आ गई, जो अनचाही चेंजिंग है, वो क्या कहलाएगा, आपका एयर पोल्यूशन कहलाएगा। ऐसे यदि पानी में आ गई तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। ऐसे यदि वो मिट्टी में आ गई तो वो आपका क्या कहलाएगा, सोइल पोल्यूशन कहलाता है। पोल्यूटेंट आखिरकार होता क्या है। यदि पोल्यूटेंट की बात करें तो पोल्यूटेंट का मतलब है यहाँ पर प्रदूषक। जो पोल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूटेंट वो होते हैं जो आपका प्रदूषण फैलाते हैं, मतलब जो पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पोल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है, तो प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन क्या, एयर पोल्यूटेंट की। यदि एयर प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की यदि अपन बात करें, तो जो वायु प्रदूषण होता है उसके अंदर जो आपका पोल्यूटेंट होता है, यानी जो एयर पोल्यूटेंट होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट हो सकते हैं एंड आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो सकते हैं। यदि अपन प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करें तो एक आ जाता है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, या फिर क्या होता है, हार्मफुल गैसेस कौन सी होती है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, वन बाय वन करके हर एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक ऐसे आ जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर आ जाता है आपका पान आ जाता है, स्मोक आ जाता है एंड आपका क्या आ जाता है, एसिडिक रेन आ जाता है। बोले तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आपका क्या आ जाता है, पान की फुल फॉर्म आ जाती है। तो चलिए अब इनको वन बाय वन करके अपन क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट है उनकी अपन बात कर लेते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंदर जो एसपीएम होता है, सस्पेंडेड जो आपका पार्टिकुल मतलब पर्टिकुलेट जो आपका मैटर होता है, ये आखिरकार क्या होता है। तो याद रखना कि जो आपका एसपीएम होता है, ये एसपीएम वायु के अंदर यानी हवा के अंदर वो कण होता है जिस कण की जो साइज होती है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे भी क्या होती है, छोटी होती है। तो वो जो आपका वायु के अंदर, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल मतलब जो पार्टिकल है, जो कण है, वो कण आपका क्या कहलाएगा, एसपीएम कहलाता है। अब देखिए एसपीएम की जो एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है ये आपकी दी थी सीपीसीबी ने,
यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है, वो उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है कि आपका एसपीएम क्या होता है। इनके अनुसार जो आपका एसपीएम होता है, इस एसपीएम की साइज यदि 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटी होती है तो ये क्या होता है, मानव का जो शरीर होता है या बोले तो सबसे आपका स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। जो आपका ये पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, एसपीएम वाला पार्टिकल यदि एयर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ये जो एसपीएम होता है, इस एसपीएम को हटाने के क्या उपाय है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए ये एसपीएम वाला जो पार्टिकल है निकलता कहां से, ये जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती, चिमनी वाले जो फैक्ट्रियां होती है, वहां से जो आपका धुआं निकलता है, वहां से क्या निकलता है कि आपके पार्टिकल निकले। तो इन पार्टिकल्स को निकलने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, आपका ईएसपी का क्या किया जाता है, यहां पर यूज किया जाता है। ये ईएसपी क्या होता है, ये जो आपके थर्मो पावर प्लांट होते हैं, इन थर्मो पावर प्लांट से जो आपका एसपीएम निकलता है, इस एसपीएम का लगभग जो आपका 99% जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हवा में नहीं जाने दिया जाता है। ये जो आपकी ईएसपी होता है, ये ईएसपी मशीन क्या कर लेती है, उसको वहीं पर रोक लेती है। लेकिन फिर भी कितना बच गया, 1%, तो फिर भी क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकलने के क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। मतलब जो आपका ईएसपी होता है, इस ईएसपी की भी क्या होती है, एक कमी होती है कि ये जो आपका ईएसपी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका प्रेसिपिटेटर होता है, इसकी भी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, एक कमी होती है कि यदि जो आपका पार्टिकल बोले तो एसपीएम जो आपका पार्टिकल है, यदि इस पार्टिकल की साइज 2.5 माइक्रोमीटर से यदि छोटी है, तो फिर आपका ईएसपी भी क्या होता है, यहां पर काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। ये अपन ने बात कर लिया प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे में, जो आपका फर्स्ट नंबर का था एसपीएम। इससे पहले देखिए अपनी जो प्ले स्टोर के ऊपर भी एप्लीकेशन है, उसको भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को सर्च कीजिए। यहाँ पर आपको जो भी चीज अपन पढ़ते हैं, इसके नोट्स हो गए, इसके साथ साथ में जो आपकी वीडियो मतलब जो भी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह होगी, जो भी वीडियो लेक्चर रहते हैं, इनके नोट्स वहां मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी हैं सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपकी टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको इस एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला आ जाता है हार्मफुल गैस, जो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है। हार्मफुल गैस की बात करें तो एक तो आ जाता है NOx, एक्स का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के क्या आ जाते हैं, ऑक्साइड आ जाते हैं, आपके SOx आ जाते हैं, मतलब सल्फर के ऑक्साइड आ जाते हैं, एंड आपके कार्बन के ऑक्साइड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल NO2, SO2, SO3, CO2 एंड CO। ये सारे के सारे क्या होती हैं, आपकी हार्मफुल गैसेज होती है। ये जो हार्मफुल गैसेज होती है, इन गैसों को रोकने के लिए एक चीज का यूज किया जाता है, एक मेथड का यूज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सर्कर बर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्कर बर इसको बोला जाता है। ये सर्कर बर क्या होता है, इस सर्कर बर में क्या होता है कि जो आपका लाइम स्प्रे है, इस लाइम स्प्रे से क्या किया जाता है, जो आपकी CO2 होती है, SO2 जैसी जो गैसें होती हैं, इन गैसों को क्या कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। ये जो आपकी मेथड होती है, इस मेथड को क्या बोला जाता है, सर्कर बर बोला जाता है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी हार्मफुल गैसें होती है, इनको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्कर बर। यदि ये ऑप्शन मिल जाता है तो आप उसको क्या कर देंगे, राइट आंसर कर देंगे। अगला आ जाता है अनबर्न हाइड्रोकार्बन। अब ये अपूर्ण दहन हाइड्रोकार्बन आखिरकार होता है। देखिए आपने कभी भी जो आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उसके अंदर से जो आपका धुआं वगैरह निकलता होगा, ये जो धुआं निकलता है, जो आपके पेट्रोल मतलब जो भी आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, यहाँ से जो भी आपका धुआं निकलता है, ये जो धुआं निकला है या यहाँ से जो भी चीज निकली है, यही क्या होते हैं, आपके अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, इनका दहन नहीं हो पाता है। यदि इनका पूर्ण रूप से दहन हो जाए तो फिर ये आपके पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। तो भाई अब ये जो गाड़ी वगैरह होती है, इनके अंदर भाई कोई ना कोई तो ऐसी चीज हो सकती है कि भाई वो चीज अपन लगा दीजिए। तो इसको रोकने के लिए अनबर्न जो आपका हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोकार्बन का यदि अपन को पूर्ण दहन करना है, क्योंकि अपूर्ण दहन रहेगा हाइड्रोकार्बन का, तो वो एनवायरमेंट में जाएंगे और एनवायरमेंट में जाके क्या करेंगे, वायु को क्या करेंगे, एयर को क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे। लेकिन यदि अपन क्या करते हैं,
हाइड्रोकार्बन को पूर्ण रूप से क्या कर दे, उसका दहन कर दे, तो फिर क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैटालाइटिक कन्वर्टर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यदि कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, यदि ये गाड़ियों के अंदर लगा दिया जाए तो क्या हो सकता है कंप्लीट रूप से, क्योंकि ये जो कैटालाइटिक आपका जो कन्वर्टर होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो आपका लेड होता है, इस लेड का यूज किया जाता है ताकि क्या हो कि ये कंप्लीट रूप से क्या कर दे, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन है इनका पूर्ण रूप से दहन कर दे। लेकिन ये क्या पड़ता है, काफी ज्यादा क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए इसका क्या है, यूज गाड़ियों में बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसलिए क्या नहीं किया जाता है, इनका यूज नहीं किया जाता है। यदि कैटालिटिक जो आपका कन्वर्टर है इसका यदि अपन यूज करते हैं तो पहले तो ये देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर क्या होगा, आपका प्लेटिनम रहेगा, पैलोडियम रहेगा, रोडोडियम रहेगा। इन धातुओं का क्या किया जाता है, इस कन्वर्टर में यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो आपका हाइड्रोकार्बन था, इस हाइड्रोकार्बन का यदि अपूर्ण दहन होता है तो ये जो आपके होते हैं सारे के सारे धातुएं, ये क्या करा देती है, हाइड्रोकार्बन का पूर्ण रूप से क्या करा देती है, दहन करा देती है। लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इससे गाड़ियों की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है। यदि अपन बात करें तो जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर होता है इसमें क्या होता है, केवल जो आपका लेड फ्री फ्यूल है, इस लेड फ्री फ्यूल का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऐसे नहीं है कि जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है ना, ये तो महंगा हो गया, इसके साथ साथ में क्या होगा, यदि अपन इसको लगा देंगे तो लगाने के बाद में भी क्या रहेगा, जो अब आपका जो नॉर्मल जो पेट्रोल रहेगा, नॉर्मल जो डीजल रहेगा, अब वो अपन नहीं डाल सकेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अपन को क्या पड़ेगा कि जो आपका ये भी हाइड्रोकार्बन है, जो भी आपके पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह रहते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत लेड की मात्रा होती है। इस लेड की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा। अब लेड उसके अंदर से निकालेंगे तो वो जो फ्यूल रहेगा, ये फ्यूल काफी ज्यादा और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। पहले तो ये कॉस्टली हो गया, फिर आपका क्या हो गया कि लेड फ्री फ्यूल है ये और भी ज्यादा कॉस्टली हो गया। तो ये दोनों का दोनों मिश्रण करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर गाड़ियों की भी वैल्यू हो जाएगी और पेट्रोल डीजल की भी क्या हो जाएगी, प्राइस रहेगी वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। इसके लिए चीज क्या है, फिलहाल टाइम अभी तक तो ये चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लेड होता है ये लेड क्या कर देता है, इन धातुओं को क्या कर देता है, आपका निष्क्रिय कर देता है। तो अब आपको ये पूरा का पूरा जो प्राइमरी पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में आ जाता है पेंट, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या होता है, ये एक तरह का फोटोकेमिकल आपका क्या होता है, स्मोक होता है। फोटोकेमिकल क्या होता है, एक तरह का आपका स्मोक होता है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये जो आपके वाटर होता है, वाटर के अंदर जो आपके जीव रहते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, ये जो आपका पेन होता है उनके अंदर जो भी जीव रहते हैं उनके फोटोसिंथेसिस की जो उनकी प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, ये आपका इफेक्ट करता है। फिर आ जाता है स्मोक। ये जो आपका स्मोक होता है ये फोटोकेमिकल, एक तो इसमें फोटोकेमिकल स्मोक आ जाता है, एक इसमें क्लासिकल स्मोक आ जाता है। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है इसको लॉस एंजेलिस स्मोक के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्मोक उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा आपको ट्रैफिक वाले जो रीजन होते हैं। आपने देखा होगा, ज्यादातर आपने दिल्ली के अंदर ये चीज देखी होगी कि मतलब स्मोक नहीं, ऐसा लगता है कि स्मोक ही स्मोक हो रहा है, एक्चुअल में वो स्मोक नहीं होता है, वो फोटोकेमिकल क्या होता है, आपका स्मोक होता है। इसके अंदर आपका पेन हो जाएगा, आपका NO3 हो जाएगा, एंड जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये कौन से होते हैं, जो ग्राउंड आपकी ओजोन लेयर होती है ना, वो क्या होती है, आपकी O3 होती है। इनका क्या हो जाता है, मिक्सर क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल स्मोक कहलाता है। फिर आ जाता है क्लासिकल स्मोक। जो क्लासिकल स्मोक होता है इसको लंदन स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्लासिकल स्मोक है ये आपको जो ठंडे इलाके होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर H2S एंड SO2 का क्या होता है, जो मिक्सर होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लासिकल स्मोक या लंदन स्मोक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला आ जाता है इसमें एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, तो एसिड रेन ऐसी रेन होती है जिसके अंदर जो भी आसमान से जो भी आपका पानी आ रहा है उसकी यदि पीएच वैल्यू क्या होती है, 5 से 6 कम होती है, 5.6 से क्या होती है, यदि उसकी पीएच वैल्यू कम है तो उस तरह की जो बारिश होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है, वो क्या कहलाती है, एसिडिक रेन कहलाती है। एक्चुअल के अंदर होता है, देखिए जो आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, पराली वगैरह जलाते हैं, या जो भी आप मतलब ऐसी चीजें जलाते हैं उनसे क्या होता है, धुआं आसमान में चला जाता है।
अब वो जो धुआं रहेगा उसके अंदर सीधी सी रहेगी बात है कि विचित्र विचित्र तरह की क्या रहेगी, उसमें गैसेज रहेगी। वो क्या करेगी, आसमान में जो बादल है उन बादल के अंदर जो पानी है, अब क्या रहेगा, वो धुआं आसमान में रहेगा। जिस टाइम पे बारिश रहेगी तो वो धुआं क्या हो जाएगा, पानी के साथ में क्या आने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है। और वो धुएं के पानी के साथ में वो जो धुएं के अंदर जो पार्टिकल्स थे, जो वो पार्टिकल्स भी क्या आएंगे, साथ में नीचे आएंगे। अब वो नीचे आएंगे तो वो पार्टिकल्स क्या थे, आपके अम्लीय थे, तो वो पानी को भी क्या कर देंगे, अम्लीय कर देंगे। इस तरह की जो बारिश होती है उसको क्या बोला जाता है, एसिडिक रेन बोला जाता है। इसके अंदर एक्चुअल के अंदर होता क्या है, कैसे रिएक्शन होती है, जो आपका SO2 होता है वो H2 के साथ में मिलके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है। जो NO2 होता है ये आपका, ये सल्फर ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये मिलके क्या कर लेता है, जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है इसका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अब जो आपकी एसिडिक रेन होती है, इस एसिडिक रेन के अंदर जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है वो लगभग 7 से 70% तक रहती है, जबकि जो आपकी नाइट्रिक एसिड रहती है इसकी मात्रा 30 से 40% तक रहती है। अब ये जो आपकी एसिडिक रेन होती है, ये एसिडिक रेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तभी तो ये कहा जाता है कि जो आपकी पहली बारिश होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें नहाओगे तो वो उसमें क्या है कि जो आपके हवा के अंदर जो भी आपके पार्टिकल्स फैले हुए वो पानी के साथ में नीचे आएंगे, तो उससे आपको क्या हो सकती है, स्किन से रिलेटेड डिजीज आपको हो सकती है। इसके साथ साथ में जो आपकी मिट्टी रहेगी, तो सॉइल के अंदर भी पोल्यूशन हो सकता है एसिडिक रेन से। इसके साथ साथ में वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन भी। एंड जो आपकी ऐतिहासिक इमारतें होती है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ताजमहल का कलर भी थोड़ा हल्का हल्का पीला होने लग गया है, तो वो पीला होने का रीजन ये है एसिडिक रेन के कारण वो पीला होने लग गया है। इसके द्वारा जो एसिडिक रेन होती है, जो आपकी फसलें होती हैं, उन फसलों की जो मतलब जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को भी क्या करती है, इफेक्ट करने का काम करती है, प्रभावित करने का काम करती है। तो ये अपन ने बात कर ली एसिडिक रेन की। अब अगला आ जाता है कि जो आपके प्रदूषक थे वो ओरिजिन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला तो आ जाता है बायोडिग्रेडेबल आपके पोल्यूटेंट्स। यदि बायोडिग्रेडेबल की बात करें, जैव निम्नीकरण जो आपके प्रदूषक होते हैं वो आखिरकार क्या होते हैं, ऐसे प्रदूषक जो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव बोले तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यदि अपघटित हो जाते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल आपके पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब क्या होता है, ये जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इनके अंदर कौन आ जाते हैं, इनमें जो आपके सब्जियों का कचरा आ जाता है, किसी का जो नॉर्मल कचरा आ गया, जो आपके गाय वगैरह का गोबर वगैरह आ गया, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं। मतलब इनके द्वारा क्या होता है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन एक आ जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके पोल्यूटेंट्स, जिसको बोला जाता है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। ये आखिरकार क्या करता है, ये वो वाले प्रदूषक होते हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, बोले तो अपघटित नहीं होते हैं, और इन्हीं से क्या होता है, इन्वायरमेंट को आपका नुकसान होता है। जैसे उदाहरण की बात करें, DDT आ जाता है, BHC आपका आ जाता है, डाइक्लोफेनिक आ जाता है, आपकी सल्फर डर्ग आ जाती है, इसके अलावा आपके प्लास्टिक आ जाते हैं, आपका नाइट्रेट आ जाता है, आपका फोस्फेट आ जाता है, आपकी लेड आ जाती है, आर्सेनिक आ जाता है, कैडमियम आ जाता है, मरकरी आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, जो अपन बात करें पोल्यूशन की, तो जो आपका पोल्यूशन होता है, ये जो आपका पोल्यूशन रहेगा, इसमें सबसे पहले याद रखना कि जो आपका एयर पोल्यूशन रहेगा, इस एयर पोल्यूशन को एक इंडिकेट करेगा। वो इंडिकेटर कौन करेगा, जो आपका लाइकेन होगा। ये लाइकेन क्या बता देगा, एयर पोल्यूशन होता है, इसको क्या करता है, आपका इंडिकेट करता है। जबकि अपन बात करें 1987 के अंदर जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, इस ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंदर ही सम्मिलित किया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका एयर पोल्यूशन, इस एयर पोल्यूशन को क्या कर दिया गया ना, जो आपका ध्वनि प्रदूषण है, यानी जो आपका नॉइज पोल्यूशन है, इस नॉइज पोल्यूशन को वायु पोल्यूशन के अंदर कब इंक्लूड किया गया है, कब सम्मिलित किया गया है, तो याद रखना 1947 के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा पूछा है तो अपन बात कर लेते हैं साउंड पोल्यूशन के बारे में। यदि साउंड पोल्यूशन की अपन बात करें तो साउंड पोल्यूशन की जो आपकी यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है, जिसमें नापा जाता है वो आपकी कौन सी होता है, डीबी बोले तो डेसिबल के अंदर इसको नापा जाता है, कैलकुलेट किया जाता
होता है, जबकि जो नॉर्मल साउंड होता है वो नॉर्मल साउंड कितना होना चाहिए, 30 से 7 यदि डेसिबल का होता है तो उससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। यदि यही साउंड 80 डेसिबल से अधिक चला जाता है तो इसको अब नॉइस पोल्यूशन की जो कैटेगरी होता है उस कैटेगरी के अंदर इसको रख दिया जाता है। यदि 80 डेसिबल से ऊपर यदि साउंड है तो वो अब क्या करेगा, नॉइस पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जबकि यही साउंड यदि 140 डेसिबल से ऊपर चला गया है तो ये अब क्या होता है, मनुष्य के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। इससे मनुष्य क्या हो सकता है, बहरा भी हो सकता है। यदि साउंड कितना चला जाए, 140 आपका डेसिबल चला जाए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाना चाहिए कि भाई जो आपके साइलेंट जोन है उनको बनाना चाहिए, पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन मफलर का यूज करना चाहिए। ग्रीन मफलर क्या होता है, ग्रीन मफलर का मतलब हो गया कि आपने देखा होगा इधर गाड़ी चलती है जाने वाली होगी, इधर आने वाली होगी, बीच के अंदर जो रो रहती है, जो डिवाइडर रहता है जिसको अपन बोलते हैं, वहां पे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्रीन मफलर। बोले तो वहां पर पेड़ भी कौन से लगाने चाहिए, आपके नीम के पेड़ हो गए एंड आपके जो अशोक के पेड़ होते हैं, ये यदि वहां लगाएंगे तो उससे जो ध्वनि प्रदूषण रहेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, एक इफेक्ट आता है जिसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हरित गृह प्रभाव आखिरकार क्या होता है। अब देखिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये एक तरह की नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे जैसे अपन बात कर लेते हैं, ये आपकी क्या है, मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है आपके सूर्य देवता, ये आपके क्या है भाई, सूर्य देवता है। सूर्य देवता से जो भी आपकी लाइट आएगी वो कौन सी रहेगी, यूवी लाइट रहेगी। ये जो यूवी लाइट होती है, अब ये जो आपकी यूवी लाइट रहेगी, ये यूवी लाइट आएगी, यानी जो भी प्रकाश है वो प्रकाश आएगा और यहाँ जो आपकी अर्थ है इस अर्थ की सरफेस से टकराएगा और टकराने के बाद में वापस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वापस क्या चला जाएगा, आपके एनवायरमेंट, मतलब वापस अंतरिक्ष के अंदर वापस चला जाएगा। अब यदि ये प्रोसेस ऐसे ही होती रहेगी तो आप सोचिए क्या होगा कि भाई दिन के टाइम पे तो सूरज है, तो दिन के टाइम पे तो आपको क्या मिल जाएगी, गर्मी मिल जाएगी, लेकिन रात के टाइम पे तो सूर्य देवता चले गए, तो अब वहां पर क्या रहेगा। अब जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये क्या करता है, जो आपकी अर्थ रहती है, पृथ्वी रहती है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम रहता है। कैसे कि जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट रहेगा इसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ये गैसेस क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर एक तरह से मान लीजिए इनविजिबल है जो आपकी लेयर होती है उस लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है ना। ये पार्टिकल पूरे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, ऐसे फैले रहते हैं। अब ये पार्टिकल क्या रहेंगे, ऐसे फैले रहेंगे, तो फैले रहेंगे तो क्या करेंगे, जो भी आपकी सूर्य की किरणें आएगी, कुछ किरणें तो पार्टिकल से टकरा के चली जाएगी, यहीं की यहीं चली जाएगी, कुछ किरणें क्या आएगी और अर्थ से टकरा के वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो ये जो पार्टिकल्स रहेंगे इन पार्टिकल से टकरा के वापस यही रह जाएगी। इस तरह से क्या रह जाएगी, ये सारे के सारे, मतलब ऐसे नहीं है कि सारी, कुछ किरणें आपकी चली जाएगी, कुछ किरणें क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके एनवायरमेंट के अंदर ही रह जाएगी। किनके कारण, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती है इन गैसों के कारण। अब क्या होगा, अब रात होगी तो जो आपका इन्वायरमेंट रहेगा वो इन्वायरमेंट भी क्या रहेगा, थोड़ा बहुत गर्म रहेगा। मतलब जो आपकी अर्थ रहेगी, जो पृथ्वी रहेगी, इसको जमने से बचाने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, पूरा का पूरा जो फिनोमिना है, इसी को ही क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि यदि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो आज प्रेजेंट टाइम में जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ये -18 डिग्री से लेके -100 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता। लेकिन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखता है, कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है, मेंटेन रखने का पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसी के कारण पॉसिबल हो पाया। क्यों, क्योंकि गैसें क्या करती है, जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसी गैसें फैली हुई है, ये गैसें जो सूर्य से जो प्रकाश आएगा उसको क्या करती है, वापस नहीं जाने देती है, ऐसे एनवायरमेंट में क्या कर लेती है, इस प्रकाश को रोके रखती है, थोड़े बहुत प्रकाश को, जिससे क्या होती है, हीट आराम से बनी रही। अब ये तो भाई पृथ्वी ने, मतलब भगवान ने इसे सोच समझ के चीजें बनाई थी, लेकिन अब ह्यूमन क्या करने लग गया है, इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग करने लग गया।
गया है, क्योंकि ये जो आपकी गैस है, ये गैसों की संख्या क्या है, अब इन्वायरमेंट में और ज्यादा फैल रही है। किस लिए कि भाई जो धुआं अपन निकालते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, मतलब हर तरह का जो अपन पोल्यूशन कर रहे हैं, उस पोल्यूशन के कारण इन गैसों की मात्रा क्या हो गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हो गया कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। वो जो फिनोमिना है टेम्परेचर बढ़ने का, वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये थोड़ी देर में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक नेचुरल आपकी प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होती है, जो आपकी वायुमंडलीय गैसें होती है, जैसे मुख्य रूप से आपके वाटर वेपर हो गए। वाटर वेपर आपने देखा होगा कि देखिए आपकी ये अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं कि वाटर वेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वाटर वेपर का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, आपने कभी भी ये चीज देखी होगी कि मान लीजिए आपने गैस के ऊपर पानी को गर्म किया है, वो पानी आपने गर्म किया, अब उस पानी एकदम उबलने लग गया, वो पानी, अब उस पानी को आप खुला छोड़ दीजिए। जब आप उस पानी को बाद में छोड़ोगे तो उसमें से क्या निकलने लग जाएगी, गैस निकलने लग जाती है। मतलब जो गर्म हो वो पानी जिस टाइम पे ठंडा होगा तो उसमें से क्या निकलेगी, आपकी भाप निकलने लग जाएगी। तो आपने देखा होगा पानी गर्म करके आप जब उस पर हाथ रखोगे तो आपको हाथ को क्या होती है, गर्मी महसूस होती है। जब आप गैस बंद कर देते हैं तो भी क्यों, क्योंकि अब वो पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके पास में हीट थी उस हीट को वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। सेम यही चीज होती है जिस टाइम पे सूर्य देवता रहते हैं, उस टाइम पे जो पानी होता है वो पानी गर्म होकर भाप के रूप में कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब वो भाप के रूप में पानी गर्म हो गया, अब पानी पूरा का पूरा गर्म हो गया, तो गर्म होने के बाद में अब जिस टाइम पे रात हुई, अब रात को वो पानी क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, बोले तो गर्मी को रिलीज करेगा। इसलिए रात के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना कि बर्फ की तरह एकदम जम जाता है। तो ये क्या होती है, जो पूरा का पूरा जो फिनोमिना है, यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो पहला तो हो गया जलवाष्प आपका इंपोर्टेंट रहेगा, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब के सब क्या करते हैं, सूर्य से उष्मा को रोक कर क्या करते हैं, पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। यदि ये सारी की सारी गैसेस नहीं होती तो इनके बिना जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो लगभग -18 डिग्री तक चला जाता। और यही वायुमंडलीय जो गैसें होती है, ये गैसें क्या करती है, जो आपका औसत टेम्परेचर होता है, इस औसत टेम्परेचर को लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखने का क्या करती है, काम करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, जो अभी अपन ने बात कर ली, CO2 होगी, मेथेन होगी, CFC होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड होगी। यदि इनकी संख्या की बात करें तो कितने परसेंट तक प्रेजेंट होती है, तो CO2 60%, CH4 जो होती है, मेथेन होती है 20%, CFC 14%, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी क्या हो जाती है 6%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी आ जाती है। ये आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह से मान लीजिए कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। ये टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो रात के टाइम पे पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री तक चला जाता। जो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी गैसें प्रेजेंट है, इसके कारण रात के टाइम पे भी पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता। चलिए अब यदि अपन बात करें, आगे आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही आगे वाला एक क्या जाता है, स्टेप आ जाता है। तो मतलब जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ का जो औसत टेम्परेचर है, औसत तापमान कितना है, लगभग 15 डिग्री। तो औसत तापमान में यदि वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि ही क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। एंड इस ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन है, कारण है, वो कारण है आपकी ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में होने वाली वृद्धि। कि ग्रीन हाउस गैस है, इसका परसेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक तरह से गैस का क्या बन चुकी है, चैम्बर बन चुकी है। क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों के अंदर जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का टेम्परेचर 0.6 डिग्री तक क्या कर दिया गया है, अपन लोगों ने मिलकर इसके टेम्परेचर को अपने क्या है, बढ़ा दिया है। अब यदि ये टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बाढ़ आ सकती है, सूखा हो सकता है, जो आपका सी वाटर लेवल है, ये सी वाटर लेवल भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि ग्लोबल जो आपकी वार्मिंग है, इसको कम करने के लिए 1947 के अंदर एक कानून बनाया गया था, एक
बनाया गया था, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्योटो के अंदर बना था। ये अपन ने बात कर ली ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था, दोनों को अब मैं को रिलेट करके बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनिएगा। ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, ये आपके क्या है, सूर्य देवता। सूर्य देवता से जो भी आपका प्रकाश आता है, ये अर्थ दिन के टाइम पे आएगा, और जो आपकी अर्थ रहेगी इसके सरफेस से टकराएगा और वापस आपके एनवायरमेंट में चला जाएगा। दिन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यही अब मान लीजिए रात हो गई, सूर्य देवता छिप गए, तो अब तो सूर्य मिल ही नहीं रहा है, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो सकता है, -18 डिग्री तक क्या जा सकता है, इसका टेम्परेचर जा सकता है। तो इसके लिए क्या होती है, कुछ नेचर, और नेचर के अंदर ही क्या होती है, कुछ गैसें प्रेजेंट होती है। वो गैसें अपन ने बता दी, CO2 थी, CFC थी, N2O आपकी थी, मीथेन थी आपकी, CH4 थी। ये सारी की सारी गैसें क्या होती है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, सारी की सारी आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, जो भी दिन के टाइम पे जो भी आपका सूर्य का प्रकाश आ रहा था, ये क्या होता है, इन कणों से, इन पार्टिकल से टकराएगा और वापस क्या हो जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। मतलब पृथ्वी से बाहर कुछ आपका प्रकाश रहेगा, हीट रहेगी, वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाएगी। अब ये पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाएगी, तो अब रात हुई, तो ये जो आपके मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, इन्होंने जिस हीट को रोकी थी, उस हीट के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, ये रात के टाइम भी लगभग 15 डिग्री के अंदर के समथिंग आपका रह जाता है। ये वाला जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को तो अपन क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन जो आपकी गैसेस हैं, इन गैसों का कार्य करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब क्या कर दिया ह्यूमन ने, क्या कर दिया कि अलग अलग तरीकों की चीजें बना बना के इतना पोल्यूशन फैला दिया कि ये जो गैस थी, इन गैसों की संख्या, पहले तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको छेद देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन फिर मनुष्य ने क्या कर दिया, और ज्यादा यहाँ पर इन गैसों की क्या बढ़ा दी, संख्या बढ़ा दी। अब इन गैसों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। तो पहले मान लीजिए कि एक बार ये गैस, मतलब फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, एक ही बार यदि सूर्य का प्रकाश उग जाता है, तो बार बार में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वापस जा ही नहीं पाता एनवायरनमेंट में। क्यों, क्योंकि ये गैसें उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दे पाती है, क्योंकि इनसे टकरा के वापस आपका ये प्रकाश क्या हो जाता है, यहीं पर रह जाता है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो 15 डिग्री था रात के टाइम पे नॉर्मल, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तभी आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हर कभी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी आंधी आ जाती है। इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के टेम्परेचर के अंदर क्या होना, तापमान के अंदर क्या होना, अचानक वृद्धि होना ही क्या कहलाती है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आई थिंक अब आप इन दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे। तो ये प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, एक बार इसको भी विजिट है, वो आप सबके सब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आ जाती है ओजोन लेयर। आई थिंक एक टॉपिक है, ये जो अभी अपन ने यहाँ पर ये वाला पढ़ा है ना, एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन के अंदर जो अपन ने बायोडिग्रेडेबल एंड ये वाले जो अपन ने पढ़े, इनसे कुछ डिजीज हो जाती है। उस डिजीज की स्लाइड आई थिंक मैंने नोट नहीं किया है, तो उस डिजीज की जो रहेगी वो चीज आपको नोट्स के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे आई थिंक मेरे को लगता है कि 1 या 2 स्लाइड कुछ मिस हो गई है, अपलोड नहीं की गई है, तो वो उसके जो नोट्स रहेंगे वो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। एकदम इजी है, बस आपको वो थोड़ी सी डिजीज है, उन डिजीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी से क्या क्या आपकी डिजीज हो सकती है। तो वो आप थोड़ा सा एक बार उस नोट्स को एक बार प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगला आ जाता है अब आपका ओजोन लेयर, कि जो आपकी ओजोन परत होती है, ये क्या होती है। तो ओजोन लेयर, ओजोन परत का फॉर्मूला होता है आपका O3। अब देखिए, जो आपका बायोस्फीयर होता है, उसके अंदर भी काफी सारी क्या होती है, लेयर होती है। उनके अंदर से एक आ जाता है आपका समताप मंडल। मतलब कुछ आपके फियर्स होते हैं, बायोस्फीयर मतलब जैसे कुछ फियर्स होते हैं, कुछ मंडल होते हैं, उनके अंदर से एक आ जाता है आपका समताप मंडल। जो आपका समताप मंडल होता है, बोले तो स्ट्रेटोस्फियर होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक पतली क्या होती है, गैस की क्या होती है, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर क्या करती है, ये स्ट्रक्चर एक तरह से मान लीजिए इनविजिबल स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर एक ये इनविजिबल एक लेयर होती है, ये लेयर प्रेजेंट होती है। इस लेयर, ये लेयर वैसे अपन को दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल लेयर होती है।
इस लेयर का मेन काम होता है जिस टाइम पे सूरज से जो भी आपका प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश के अंदर क्या होती है, यूवी लाइट भी होती है। क्या होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, यूवी लाइट भी होती है। इन यूवी लाइट को क्या करती है, ये पृथ्वी तक नहीं आने देती है। इसका एक बेनिफिट ये होता है, यदि ये यूवी लाइट आ जाती है तो अपन को काफी सारी डिजीज हो सकती है, मतलब कैंसर तक हो सकता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, काफी सारी डिजीज हो सकती है। मतलब ये जो आपकी लेयर है और उस लेयर का नाम क्या, ये पूछा जाएगा तो याद रखना, जो आपकी ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन लेयर लगभग आपकी जो अर्थ है, ये जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ से लगभग लेके चलिए 10 से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर के समथिंग ऊपर की साइड में क्या होती है, ये एक लेयर होती है, इनविजिबल लेयर, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाला जो आपका प्रकाश होता है, इस प्रकाश को पृथ्वी तक, मतलब इस प्रकाश में जो आपकी यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट बोले तो पराबैंगनी जो विकिरणें होती है, इन विकिरणों को क्या होता है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ओनली फॉर, ये मान लीजिए एक तरह से आपका फिल्टर लगा हुआ है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर अपन ने क्या लगा रखा है, मतलब अपन ने तो क्या, मतलब नेचर ने क्या लगा रखा है, एक तो फिल्टर लगा रखा है कि यहां से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होगी, ये रेज क्या कर पाएगी, पार नहीं कर पाएगी। यदि ये रेज पार कर लेगी, मतलब लगभग जितनी भी आपकी यूवी विकिरण आ रही है, इनमें से लगभग 98 से 99% तक जो यूवी विकिरणें होती है, इनको आपकी कम जो ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन लेयर वही क्या कर देती है, रोक लेती है। बाकी 1-2% आती है, उसमें उतनी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि ये यूवी रेज कंप्लीट रूप से अंदर आ जाती तो क्या हो सकता था कि मानवों के अंदर भी हुई, पेड़ पौधों में, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी, सबके अंदर जो भी जीव है, इनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी आपकी हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल कैंसर का मैंने बता दिया, आंखों से रिलेटेड डिजीज हो सकती थी, हर तरह की आपकी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा बात करें कि जो आपकी ओजोन होती है, ये ओजोन लेयर सबसे अधिक मात्रा के अंदर जो आपका समताप मंडल बोले तो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहां पर देखने को मिलती है। जबकि सबसे कम होती है इसकी सांद्रता, वो आपका सौर मंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। अब ये वाली स्लाइड थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि जो ओजोन लेयर होती है, इस ओजोन लेयर की जो मोटाई का जो मापन है, ये मापन किस यूनिट में किया जाता है, तो याद रखना डोप्सन जो आपकी यूनिट होती है, इस यूनिट में ओजोन लेयर की मोटाई को क्या है, मापा जाता है। अब यदि ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर की यदि मोटाई 220 डोप्सन यूनिट से यदि कम होती है, उस कंडीशन में माना जाता है कि ओजोन लेयर के अंदर क्या हो चुका है, छिद्र हो चुका है। और ओजोन लेयर में जो छेद है, वो छेद जो आपका अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका के अंदर सबसे पहले देखा गया था। किसने देखा था, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आ जाता है। नासा का एक उपग्रह था, एक सैटेलाइट था, एक उपग्रह था, जिसका नाम था निम्स 7। तो याद रखना, जो निम्स 7 नामक जो आपका उपग्रह है, इस उपग्रह ने सबसे पहले जो आपका अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका में ओजोन छेद है, यानी ओजोन जो होल है, ओजोन जो छिद्र है, इस छिद्र को सबसे पहले देखा था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी स्लाइड तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है, डोप्सन यूनिट में मापा जाता है। और लगभग यदि 220 डोप्सन यूनिट से यदि कम ओजोन की मोटाई होती है, उस कंडीशन को और माना जाता है कि ओजोन में क्या हो चुका है, छेद हो चुका है। और सबसे पहले ओजोन में जो छेद है वो अंटार्कटिका में देखा था, किसने, नासा का एक सैटेलाइट, जिसका नाम था निम्स 7। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि ओजोन के जो कुछ अपघटन पदार्थ होते हैं, जो ओजोन को क्या है, ओजोन लेयर होती है, इसको तोड़ने का काम करते हैं। कौन कौन से, CFC आ जाता है, HFC आ जाता है, PFC आ जाता है, CH4 आ जाता है, N2O आ जाता है, एंड आपका CF6 आ जाता है। ये सबके सब क्या होते हैं, ओजोन का जो मतलब ओजोन को तोड़ने का काम, डिप्लेशन करने का काम है, वो किसका रहता है, इन सारी की सारी जो पदार्थ होते हैं इनको रहता है। अब ये पदार्थ क्या करते हैं कि जो आपकी क्लोरीन जो गैस होती है, इस गैस को मुक्त करते हैं, जो क्या करती है, ओजोन का जो अपघटन होता है, उस अपघटन का इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब ओजोन के अपघटन के अंदर जो गैस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती
है वो कौन सी होती है? क्लोरीन। ये क्लोरीन ही क्या करती है? ओजोन में छेद करने का काम करती है। ठीक ऐसे ही बात यदि बात करें कि ओजोन परत का जो सरण है इसको रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 के अंदर एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसका नाम था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो जो आपका मॉनिट्रियल जो प्रोटोकॉल होता है ये ओजोन लेयर का जो डिप्लीकेशन होता है इससे रिलेटेड आपका था। जबकि जो 16 सितंबर होता है इस 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1947 को मॉनिट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल आपका लागू हुआ। इसके अलावा जो आपकी यूवी विकिरण है इन यूवी विकिरणों से क्या हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर आपके हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, जो आपकी कॉर्निया होती है ना आंखों में आपकी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इम्यून सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। अब जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है जो भी प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहे होंगे। इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपका अगला आ जाता है ना वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसमें एक वर्ड आ जाता है डीओ। डीओ को बोला जाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब आ गया कि जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन की जो मात्रा है या जो ऑक्सीजन है उसको क्या बोला जाता है? डीओ बोला जाता है। ठीक ऐसे ही एक आ जाता है बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जो बीओडी होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बीओडी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने हेतु जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन क्या कहलाती है? आपकी बीओडी। बोले तो बायो क्या कहलाती है? आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन आपकी डिमांड कहलाती है। अब जो बीओडी होता है ये बीओडी क्या होता है? जल प्रदूषण का जो सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर के रूप में बीओडी को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बीओडी से पता चल जाता है कि वाटर के अंदर कितना आपका पोल्यूशन रहा है। आगे यदि बात करें तो जो आपका जल प्रदूषण होता है ये जो जल प्रदूषण होता है ये जल प्रदूषण जो बीओडी होता है इस बीओडी के क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन जो आपका डीओ रहता है इस डीओ के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती रहता है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। जल प्रदूषण होता है ये डीओ के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जल प्रदूषण जितना ज्यादा बढ़ेगा आपके डीओ का मान उतना ही कम होगा। क्यों? जल प्रदूषण बढ़ रहा है इसका मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है जबकि डीओ का मतलब ये क्या है कि वाटर के अंदर कितनी ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक ऐसे ही जो आपकी बीओडी है, बीओडी का मतलब भी क्या है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना बीओडी है। अभी अपन ने पढ़ा है कि वही सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने हेतु आवश्यक जो आपकी ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम। ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो बीओडी भी क्या होता है? आपका डीओ। बोले तो आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन के व्युत्क्रमानुपाती। अगला आ जाता है कि यदि अधिक कार्बनिक पदार्थ है, यदि वाटर के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो गई है तो जो आपका बीओडी है ये बीओडी की भी मात्रा आपकी क्या हो जाएगी? वाटर के अंदर अधिक हो जाती है। ठीक ऐसे ही जलीय काई की यदि वृद्धि हो जाती है, मतलब जलीय काई की क्या हो जाती है? इसमें वृद्धि हो जाती है। यदि जल प्रदूषण बढ़ जाएगा, यदि वाटर पोल्यूशन हो जाएगा तो वाटर के अंदर जो काई है यानी जो ग्रीन ग्रीन आप देखोगे काई, वो काई भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो होता है वाटर हाइकेंथा। वाटर हाइकेंथा मतलब बोले तो आपकी जो जलकुंभी है, इस जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगला आ जाता है यूट्रोफिकेशन। फिर क्या आ जाता है? यूट्रोफिकेशन, जिसको क्या बोला जाता है? सुपोषण। अब देखिए कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन की बात करें, यदि आपका जो वाटर है इस वाटर के अंदर जो आपके पोषक तत्व है, पोषक तत्व कौन से? नाइट्रोजन एंड जो फास्फोरस है, इसकी मात्रा यदि वाटर में बढ़ जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? आपका यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। तो सुपोषण के नाम से जाना जाता है।
सुपोषण का यहाँ पर मतलब हो गया है कि जो आपका पानी था, इस पानी में जो आपकी शैवाल होती है, एल्गी होती है, जो आपकी काई होती है, इस काई की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचिए, यदि पानी है, इस पानी के ऊपर यदि अपन ग्रीन कलर की एक लेयर आपने देखी होगी जिसको काई बोला जाता है, ये काई बढ़ जाती है तो अब इसके नीचे जो भी आपके सूक्ष्म जीव रहेंगे, जो भी आपकी मछलियां रहेगी या जो भी सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पेड़ पौधे लगे होंगे, उन तक क्या हो जाएगा, न तो सूर्य का प्रकाश जा पाएगा, न ही उन तक ऑक्सीजन जा पाएगी। अब ना तो सूर्य का प्रकाश जा गया है, ना ही ऑक्सीजन गई है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो जीव रहेंगे, वो पेड़ पौधे रहेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगी, वो मछलियां रहेगी, उन सबकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बोले तो ये एक तरह से आपका क्या बन जाता है, डेथ जोन बन जाता है, मर्द क्षेत्र बन जाता है। यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, सुपोषण कहलाती है। जो भी मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा यहाँ थ्योरी के रूप में, बस पता आपको इतना होना चाहिए, सुपोषण का मतलब होता है कि जो आपके जल होते हैं, वाटर होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की क्या हो जाती है, मात्रा अधिक जमा हो जाती है, तो काई बन जाती है, एल्गी वगैरह आ जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो भी जलीय जीव रहते हैं, जो भी पेड़ पौधे रहेंगे पानी में, वो क्या कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। चलिए अगला आ जाता है बायोमैग्निफिकेशन। जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, जिसको जैव आवर्धन बोला जाता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि देखिए, अपन ने खाद्य जाल पढ़ा था, फूड चेन अपन ने पढ़ी थी। फूड चेन में अपन ने देखा था कि कोई भी जीव होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है, एनर्जी इस तरह से चलती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि जो घास थी, इस घास के अंदर मान लीजिए कि अपन ने कुछ ऐसी चीज बना दी कि जिससे क्या हो सकता है, जो आपकी जहरीली है। अब इस घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा। अब मान लीजिए कि जो भी अपन ने फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अपन ने कीटनाशक दवाई थी डीडीटी, उसको अपन ने डाल दिया, या मान लीजिए भारी धातु जैसे आर्सेनिक हो गया, पारा हो गया, इसको अपन ने इसके अंदर डाल दिया, मतलब उससे रिलेटेड पानी को अपन ने घास में दे दिया। अब इस घास को कौन खाएगा, हर्बीवोरस खाएगा, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से क्या होगी, दूसरी ट्रॉपिक लेवल पर चलेगी। अब ये जो हिरण था, इस हिरण को मान लीजिए आपका जो भेड़िया था, इस भेड़िया ने खा लिया, तो जो भी आपकी डीडीटी थी या जो भी आपका पारा था, वो पहले घास से किसमें गया, हिरण में चला गया, फिर हिरण को भेड़िया ने खा लिया, मतलब हिरण को भेड़िया ने खा लिया, तो वो पारा किस में चला गया, भेड़िया में चला गया। ठीक ऐसे ये जो भेड़िया था, मान लीजिए इस भेड़िए को क्या कर दिया, सांप ने खा लिया। अब इससे मान लीजिए कि आगे मोर के पास में चला गया, इससे करते करते अब जो लास्ट में जिसके पास में जाएगा, उसकी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोले तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया, वो जहर था तो घास में, लेकिन लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच गया, लास्ट वाला ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, लास्ट वाला भी मर गया। यही जो आपकी पूरी की पूरी जो कंडीशन होती है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इसी को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। जो चीज मैंने बताई है वो सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में अगले उच्च स्तर के जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उनके जीव या उत्कों में जहरीले या लंबे समय तक बने रहने वाले पदार्थ, जैसे आपकी भारी धातु या पारा हो गया, आर्सेनिक होगी, कीटनाशक में डीडीटी आपकी आ गई, इनकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती रहती है। यह तब तक होता है जब शीर्ष शिकारी बड़ी मात्रा के अंदर दूषित शिकार क्या होता है, खाता रहता है, जिससे क्या होता है, उसके स्वास्थ्य संबंधित उसमें समस्याएं हो जाती है, प्रजनन में विफलता हो जाती है, या उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है, बोले तो बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। चलिए अब आ जाता है जल प्रदूषक के लिए कुछ आपके सूचक होते हैं, इन सूचक को जल्दी से आप देख लीजिए। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताए थे, इस लेक्चर में भी देख लीजिए कि कौन कौन से आपके जल सूचक होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों है, तो तीनों को अच्छे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला आ जाता है वेस्ट। वेस्ट की बात करें, हमें अपशिष्ट पदार्थ। इसमें सबसे पहले आ जाता है सॉलिड वेस्ट। जो आपके वेस्ट होते हैं तो तीन कैटेगरी में अपन ले सकते हैं, एक तो आ जाता है सॉलिड वेस्ट, एक आ जाता है ई वेस्ट, एक आ जाता है रेडियोएक्टिव वेस्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सॉलिड। सॉलिड मतलब ऐसा कचरा जो क्या हो, थोड़ा क्या हो, कठोर। कठोर बोले तो घर से निकलने वाला कचरा हो गया, आपके ऑफिस से निकलने वाला धूल मिट्टी वगैरह हो गया, या आपने कोई कागज वागज आपने डाल दिया, यानी जो भी सॉलिड चीज होती है, वो जो कचरा रहेगा वो किसमें आ जाएगा, आपके सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। फिर अगला आ जाता है ई वेस्ट। ई वेस्ट कौन सा होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मोबाइल हो गया, लैपटॉप का कोई पार्ट हो गया, मोबाइल का कोई पार्ट हो गया, आपके टीवी हो गए, फ्रीज हो गया, आपके कूलर हो गया, ये जो खराब हो जाते हैं, ये किस में आ जाते हैं, ई वेस्ट के अंदर आपके आ जाते हैं। फिर आ जाता है बायो
सॉरी रेडियो एक्टिव आपका वेस्ट आ जाता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें तो रेडियो एक्टिव वेस्ट वो होते हैं जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर या जो न्यूक्लियर जो आपकी रिएक्शन होती है उससे निकलने वाला जो आपका वेस्ट होता है, उस वेस्ट को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर जो आपके रेडिएटर होते हैं उनसे निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको आप क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट के नाम से जाने जाओगे। अब इनसे निपटने के लिए क्या है, कुछ तरीके बनाए गए हैं। जैसे पहला आ जाता है जो लैंडफिल्स होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई गड्ढा खोदो और उस गड्ढे के अंदर जो भी चीज है उस चीज को दबा दो, फिर उसको वापस फेंक कर दो, तो एक तरह से अपन ये हो गया। दूसरा तरीका आ जाता है आपका हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट रहेगा, इस वेस्ट को यदि अपन लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन जला देंगे तो इस वेस्ट से भी अपन छुटकारा पा सकते हैं। अगला आ जाता है पॉलीमर यानी प्लास्टिक से रिलेटेड। अब क्या होता है, जो आपका प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक के कचरे को यदि अपन डामर के साथ में मिला दें और डामर के साथ में मिला के यदि अपन उसकी सड़क बना देते हैं तो उससे क्या होता है, सड़क की जल प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो 3 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक पता नहीं ये चीज क्यों यूज नहीं की गई है, करेंगे नहीं करेंगे वो आगे की बात है। अगला आ जाता है रेडियो एक्टिव जो आपका डिस्पोजल होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ न तो इनको जलाया जाता है या इनको खुले भी जमीन के अंदर नहीं गाड़ सकते। यदि खुला निकालेंगे डालेंगे तो मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल जाएंगे और लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं उन कंटेनरों के अंदर क्या कर दिया जाता है, जो बायो वेस्ट होता है, क्या ना, जो आपका रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है, इस वेस्ट को उसके अंदर भर दिया जाता है और भर के इसको क्या कर दिया जाता है, जमीन के अंदर लगभग 500 मीटर की जो गहराई होती है उसके अंदर उस कंटेनर समेत क्या कर दिया जाता है, वो पदार्थ को डाल दिया जाता है, फिर ऊपर से क्या कर दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है। ये कुछ क्या थे, आपके वेस्ट को पैक करने के तरीके थे। चलिए अगला आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, जो आपके आज का एंड इस चैप्टर का लास्ट आपका टॉपिक रहने वाला है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो धरती पर जो मौजूद आपके जीव होते हैं, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, आपके सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, इनके अंदर यदि किसी भी प्रकार की विविधता आ जाती है तो उसको ही क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब जो आपकी बायोडाइवर्सिटी, इस बायोडाइवर्सिटी के कुछ आपके टाइप्स हो जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी जो टर्म्स होगी इसको बताने का श्रेय या इसको पॉपुलर करने का श्रेय, इसको एक्सप्लेन करने का जो श्रेय है वो एडवर्ड जो विल्सन नामक वैज्ञानिक है को जाता है। इन्होंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी 3 तरह से हो सकती है। पहले तो आ जाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, नाम से पता चल रहा है जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब एक ही प्रजाति के अंदर क्या हो जाता है, जीन के अंदर आपको अंतर देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें कि भारत के अंदर चावल है, चावल की क्या होती है 50 से ज्यादा किस्म है, आम की क्या होती है 1000 से आपकी ज्यादा किस्म है, तो यहाँ पे आप वेराइटी देख लीजिए। ठीक ऐसे ही मानव के अंदर तो जीन है 30,000 से 35,000 तक है, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर 13,000 तक आपको जीन देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक ही प्रजाति के अंदर आपको जीन का जो अंतर है वो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला आ जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज की बात करें, प्रजाति विविधता, यानी किसी क्षेत्र में मिलने वाली जो अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं उनकी संख्या में यदि विविधता देखने को मिले वो क्या कहलाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल की बात करें, जो आपके वेस्टर्न घाट होते हैं वहां पर जो आपके एम्फीबियन, उन एम्फीबियन की जो विविधता होती है वो विविधता जो आपके ईस्टर्न घाट में रहने वाले जो एम्फीबियन होते हैं उनसे क्या होती है, आपको ज्यादा विविधता उनमें देखने को मिल जाएगी। अगला आ जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो जो आपका इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम में यदि आपको डाइवर्सिटी यानी विविधता देखने को मिल जाएगी वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाएगी। जैसे भारत के अंदर रेगिस्तान भी है, भारत के अंदर वर्षावन भी है, मैंग्रोव वन भी है, प्रवाल भृतियां भी है, की वजह से क्या होता है, जो नॉर्वे जैसा देश है उस नॉर्वे जैसे देश से क्या होती है, अधिक जो विविधता है वो आपको देखने को मिलेगी, भारत के अंदर देखने को मिलती है। अब आ जाता है कि जो विविधता होती है इनके अंदर कुछ वर्ड आ जाती है कि अल्फा विविधता क्या होती है, बीटा विविधता क्या होती है एंड आपकी गामा विविधता क्या होती है। यदि अल्फा जैव विविधता की बात करें तो एक ही समुदाय के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के मध्य यदि विविधता देखने को मिलेगी वो तो आपकी अल्फा विविधता जैव विविधता कहलाएगी। लेकिन जो आपके भिन्न भिन्न अलग अलग समुदाय की जातियों के मध्य यदि अपन जैव विविधता देखेंगे वो क्या कहलाएगी, बीटा जैव विविधता
विविधता कहलाएगी। जबकि एक निश्चित जो आपका भौगोलिक क्षेत्र रहेगा उसके अंदर समस्त मतलब जितने भी, ये वाला समुदाय भी ले लीजिए, ये वाला भी समुदाय ले लीजिए, इनका जो मिक्सचर रहेगा वो आपकी कौन सी कहलाएगी, गामा जैव विविधता कहलाएगी। तो तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अल्फा जैव विविधता एक ही समुदाय की जो जाति के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलेगी, ये अलग अलग समुदाय के जातियों के लोगों में देखने को मिलेगी, और ये इन दोनों के मतलब जो आपका एक समुदाय में रह रहा है अलग अलग भी रह रही है, बोले तो एक निश्चित भौगोलिक रीजन के अंदर यदि कोई विविधता देखने को मिलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मतलब गामा जैव विविधता के अंदर आ जाएगी। चलिए अगला आ जाता है, ये जो क्रम है इस क्रम को आपको याद रखना है कि बायोडायवर्सिटी का जो घटता हुआ डिक्रीज होता हुआ जो क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा जो आपकी बायोडायवर्सिटी है वो कहां देखने को मिलेगी, वो आपको ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगी। तो पहला क्या आ जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, प्रवाल रीतियां, नमभूमि, शीतोष्ण क्षेत्र, भूतलीय क्षेत्र, फिर आ जाते हैं आपके ध्रुवीय रीजन आ जाता है। अब देखिए जो आपके अमेजन के जंगल होते हैं, याद रखना पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो कहां देखने को मिलेगी, तो वो आपको कहां देखने को मिलेगी, अमेजन के जंगलों में देखने को मिलेगी। एंड जो अमेजन के जंगल है याद रखना इसको अर्थ का क्या बोला जाता है, फेफड़ा भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ या बोले तो पृथ्वी का फेफड़ा इसको बोला जाता है। तो याद रखना अमेजन के जंगलों को बोला जाता है। जबकि यदि अपन भारत के अंदर जैव विविधता की बात करें तो भारत का जो कंप्लीट जो क्षेत्रफल है, कहना है भारत है वो विश्व का जो 2.4% जो क्षेत्रफल है, मतलब विश्व का लगभग 2.4% कम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि विश्व का क्या है 100% है, इस 100% में भारत का क्या होता है 2.4% जैव विविधता के अंदर क्या है आपका योगदान। जबकि विश्व की जो कुल जैव विविधता है उसमें भारत का क्या होता है आपका 8% क्या रहने वाला है योगदान, मतलब जो आपका भारत है इस भारत का क्या होता है 8वां आपका क्या है जैव विविधता के अंदर क्या आ जाता है आपका स्थान आ जाता है। 8वें स्थान की यदि अपन बात करें तो टोटल आपके क्या होते हैं 12, आपको देखिए 12 जो आपके जैव विविधता क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 12 कौन कौन से हैं। इन 12 में से किसी का भी नाम आ सकता है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है, आपका 8वां स्थान किस पे आ जाता है, भारत का आ जाता है। पहला आपका आ जाता है ब्राजील, उसके बाद में कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, पेरू, मलेशिया, इक्वाडोर, भारत, जायरे, इसके बाद में आ जाता है मेडागास्कर, चीन एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें आपको याद रखना है कि भारत का तो कौन सा है 8वां है, बाकी 1 से लेकर 12 तक आपको जितने भी बायोडायवर्सिटी क्षेत्र हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नाम पर पता होना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर के अंदर आ रहा है। भारत का तो आपको पता ही होना चाहिए। अब लास्ट एंड जो फाइनल आपका टॉपिक है वो आ जाता है बायोडायवर्सिटी के अंदर जो कंजर्वेशन मेथड होती है वो क्या होती है। तो कंजर्वेशन मेथड 2 तरह की होती है, इन सीटू, एक्स सीटू। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है जो भी आपके जीव होते हैं उन जीव का जो भी मतलब उनका जो ध्यान वगैरह होता है वो उन्हीं के प्राकृतिक आवास के अंदर ही किया जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, वो क्या कहलाता है आपका इन सीटू कहा जाता है। इनका मतलब क्या होता है अंदर, एक्स का मतलब क्या होता है बाहर। मान लीजिए कुछ ऐसी स्पीसीज है जो अब विलुप्त होने के कगार के ऊपर है, मतलब यदि अब उनको नहीं बचाया गया तो वो क्या हो सकती है विलुप्त हो सकती है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है और लेके कृत्रिम जो आवास होता है मतलब उनका जो प्राकृतिक आवास होता है उससे बाहर ले जाके उनको वैसा ही इन्वायरमेंट वैसी चीज देके उनको ध्यान रखा जाता है, फिर उनका कंजर्वेशन किया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, बस एग्जाम में इतना ही आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाता है कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है इसके अंदर एक वर्ड आ जाता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, वो इलाके होते हैं जहां क्या होते हैं बहुत ज्यादा प्रजातियां हो और वहां पर सीधी सी बात है जहां पर प्रजातियां भी बहुत ज्यादा होगी तो वहां खतरे का निशान भी होगा। ऐसे मान लीजिए कि जहां पर भी फ्री का हॉटस्पॉट मिल जाता है वो एक खतरे की घंटी होता है, क्योंकि कोई भी आपका डेटा लीक कर सकता है। तो उससे आपको रिलेट कर सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट्स होते हैं ये वो इलाके होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रजातियां होती है लेकिन खतरा भी क्या होता है वहां पर बहुत ज्यादा होता है। एंड ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर टोटल कितने हॉट स्पॉट है याद रखना 34 है, जबकि जो अपनी इंडिया है भारत है
भारत में टोटल 3 हॉट स्पॉट है, तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला आ जाता है वेस्टर्न घाट, दूसरा आ जाता है इंडो बर्मा, तीसरा आ जाता है आपका हिमालय। ये 3 क्या है भारत के अंदर आपके हॉट स्पॉट एरिया हो जाते हैं। फिर जो आपकी प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो कौन से आ जाते हैं, आपका आ जाता है नेशनल पार्क, सेंचुरीज आ जाती है, एंड आपके क्या आ जाते हैं, बायोस्फीयर आ जाते हैं। फिर अगला आ जाता है सीक्रेट आपके ग्रोव्स है ना, जो पवित्र उपवन है वो कौन से है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर 2 आपके पवित्र उपवन है, पहला तो आ जाता है ओरन, दूसरा आ जाता है आपका देवसा। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात है तो एक्स सिटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होता है जब जीवों को उनके घर से बाहर निकाल कर क्या होता है, किसी सुरक्षित जगह पर रखकर उनको वैसा ही इन्वायरमेंट देना क्या कहलाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल चिड़ियाघर आप गए, बोटनिकल गार्डन गए, सफारी पार्क आप गए हुए हैं। फिर एक वर्ड आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या किया जाता है, कोई भी जीव हो गया या कोई भी गेमेट्स हो गए, उनको यदि अपन या कोई भी पेड़ पौधों के बीज वगैरह हो गई, उनको यदि अपन याद रखना, ये डेटा याद रखना, -196 डिग्री के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन में यदि उनको रखकर उनको संरक्षित रखा जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बीज हो गया है, कोई भी गेमेट हो गया, उसको अपन को प्रिजर्व करना है, तो -196 डिग्री पर नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको रखकर उनका क्या करना, ध्यान रखना, मतलब उनको स्टोर कर देना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। ये अपन ने क्या देख लिया, कंप्लीट रूप से आपकी बायोडाइवर्सिटी देख ली। अभी तक जो भी मैंने आपको चीज बताई है सारी की सारी यहाँ क्या आ जाती है, आपकी शॉर्ट नोट तक आ जाती है, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। एंड ये जो अपनी प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को भी एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक वर्ड आया इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, 2 आपके इकोसिस्टम होते हैं, ये पहला इकोसिस्टम, ये दूसरा इकोसिस्टम। इनको जो जोड़ने वाला जो इकोसिस्टम मतलब इनको जोड़ने वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है। ठीक ऐसे इडेज इफेक्ट क्या होता है, तो इकोटोन के अंदर जो प्रजातियों के अंदर जो विविधताएं होती हैं, वो विविधताएं क्या होती है, अधिक होती है, उसी को क्या बोला जाता है, इडेज इफेक्ट बोला जाता है। तो ये अपना एनवायरनमेंट वाला चैप्टर भी यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये अपने और भी सोशल मीडिया से उनको भी आप फॉलो करना चाहे तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इसको विजिट जरूर कीजिएगा। इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ आई थिंक 1 या 2 स्लाइड रह गई है, उन 1 या 2 स्लाइड को मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। बिल्कुल थ्योरी से रिलेटेड ये 1-2 बस डिजीज के नाम है, वो नाम बस आपको याद रखने, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस स्लाइड को भी आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको कहाँ मिल जाएगी, प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।